जय हिंद साथियों, वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारा इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आया है आरईओ और आरएचओ का जो सिलेबस आने वाला है, आपकी जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ है व्यापम की तरफ से, जिसमें आरईओ के ग्रामीण विस्तार अधिकारी, नाम तो सुना होगा, ठीक है। आप सब इसमें ही भिड़ेंगे पटवारी को छोड़कर। चलो, तो इसकी हकीकत है 1852 पदों के ऊपर आई है वैकेंसी। कितने? 1852 पद है। तो इसी के ऊपर आपने देखो, इसका जो सिलेबस है इसमें दो चीज़ें रहेगी, दो पार्ट में। तो एक तो सी सेट का है, आपका क्या है, सी सेट है जो 100 मार्क्स का रहेगा। 100 नंबर का सी सेट आपको पूछा जाना है, और वहीं 100 नंबर का आपको क्या पूछा जाने वाला है, आपका जो भी आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे एग्रीकल्चर वैकेंसी, तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आपका जो रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। तो जो सब्जेक्ट अपना कौन सा है, एग्रीकल्चर है, तो उसी के अपन सिलेबस की बात करने वाले हैं कंप्लीट यहाँ पर। और ये सिलेबस कॉमन है आरईओ के लिए और आरएचईओ दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो आप सभी के लिए एक बात और इम्पोर्टेंट है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको क्वालिफाई करें, कि बार बार ऐसे मौका नहीं देता है, खास करके एमपी का व्यापम। कहीं और की बात नहीं करते, अपन एमपी की करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अपन देखते हैं सिलेबस को, यूनिट वाइज है, देख लेते हैं किस किस यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें अपने को पढ़ना रहेगी, कैसा क्या रहेगा, सारी चीज़ें अपन देख लेते हैं। सबसे जो पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, इसमें अपन बात करने वाले हैं जनरल एग्रीकल्चर की। किसकी बात करेंगे अपन? जनरल एग्रीकल्चर। अब जनरल एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं साहब, मतलब सामान्य कृषि की बात करने वाले हैं। किसकी? सामान्य कृषि की। देखो, तो इसमें सारी चीज़ें अपने को पढ़नी है। अब उन्होंने क्या दिया, सिर्फ एक लाइन में खत्म कर दिया कि एग्रीकल्चर एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन नेशनल इकोनॉमी। भाई एग्रीकल्चर क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है नेशनल इकोनॉमी के प्रोस्पेक्ट से, वो अपने को पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो, यहाँ से मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे वो पिछले आरईओ की एग्जाम हुई है जितनी भी अपनी, चाहे हाल ही में जो पिछले साल अभी हुई थी आरएचओ की वो एग्जाम हो, ठीक है। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो जो डेज पूछे जाते हैं ना साहब, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कहाँ से? डेज ऑन से, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल डेज हो, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। फिर उसके बाद कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन आ जाते हैं आपको। इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, ठीक, वो चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूट हो आपका, ठीक है ना, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, चाहे रिसर्च स्टेशन हो, वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। आईसीआर, आईआर, डिफरेंट टाइप से जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जनरल एग्रीकल्चर में, मैक्सिमम यही से क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का चांस नहीं रहता है। और यदि क्वेश्चन आपको पूछेगा तो कुछ स्कीम्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। किससे? स्कीम्स से। वो तो ऑलरेडी अपन पढ़ ही लेते हैं। कहाँ पर? जब अपन एग्रीकल्चर हिस्ट्री पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर हेरिटेज पढ़ेंगे, तो वहाँ पर अपन इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो जनरल एग्रीकल्चर में यहीं से क्वेश्चन आती है। तो आपको कमांड किस पर रखनी है? डेज के ऊपर, इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, स्कीम्स के ऊपर, ठीक है। और स्कीम्स से ऐसा नहीं, पुरानी स्कीम्स से तो ऐसा ही आते हैं क्वेश्चन। जो नई स्कीम्स भी, जो अभी जो नई स्कीम्स है, पॉलिसीज है, वो है, उनसे भी एक आधा क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो इस पर अपन कमांड बनाएंगे बढ़िया तरीके से। चलो, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं अपन सेकंड यूनिट की। किसकी? सेकंड यूनिट की। अब सेकंड यूनिट में आपको क्या सब्जेक्ट दिया है? एग्रोनॉमी। क्या है? एग्रोनॉमी है सस्य विज्ञान। यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं, देखो क्या क्या पढ़ने वाले, मेजर क्रॉप्स ऑफ एमपी। एमपी की जो मेजर क्रॉप्स होती है, एमपी में जिन क्रॉप्स की कल्टीवेशन देखने को मिलती है, खेती देखने को मिलती है, उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। उन्हीं की जो भी पैकेज एंड प्रैक्टिसेस रहेगी, मतलब उनकी पूरी कल्टीवेशन अपन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक। अब एमपी में कौन कौन से क्रॉप होते हैं आपको सबको पता होगा। सोयाबीन होता है, कॉटन होता है आपका, ठीक है, ग्राउंडनट भी होता है आपका, कम एरिया पर होता है लेकिन होता है जरूर, ठीक। मूंग होता है, उर्द होता है आपका, गेहूं होता है आपका, चना होता है आपका, डिफरेंट टाइप्स की पल्सेस भी होती है, सीरियल्स भी होती है बहुत सारी। ये सारी क्रॉप्स अपन पढ़ने वाले हैं। ये देखो, एग्रो टेक्निक्स ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप्स ऑफ एमपी, वही पूरी कल्टीवेशन अपने को देखनी है, पैकेज एंड प्रैक्टिसेस, इसका मतलब वही है। एग्रो टेक्निक्स का मतलब होता है कि जो भी नई नई टेक्नोलॉजी यूज हो जाती है फील्ड क्रॉप्स में, उनको अपने को पढ़ना है। फिर उसके बाद फार्मिंग सिस्टम्स एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसको अपने को पढ़ना है। हालांकि बहुत लोगों का पढ़ा हुआ होगा पहले से ऑलरेडी, जो अच्छा ये जो सिलेबस है ना, मैक्सिमम चीज़ें तो कंप्लीट की होगी, लेकिन जो नई चीज़ें हैं वो नहीं पढ़ी होगी, वो अपन कर लेंगे क्लासेस 1 में अपनी। इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी। देखो, जो एग्रोमेट्रोलॉजी होता है आपका, ठीक है, कृषि जलवायु विज्ञान। कौन सा होता है? कृषि आपका जलवायु विज्ञान पढ़ना अपने को, या फिर कृषि मौसम विज्ञान कह सकते हो आप इसको एक प्रकार से। कृषि मौसम विज्ञान अपने को पढ़ना है। उसका क्या इंट्रोडक्टरी, मतलब उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मतलब पूरा डिटेल में नहीं अपने को पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन। जैसे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के जो एटमॉस्फेयर लेयर्स होते हैं, जैसे पढ़ी होगी आपने, ट्रोपोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है, आइनोस्फियर होता है, थर्मोस्फियर होता है, डिफरेंट टाइप्स की होती है,
ठीक है, उनके क्या क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अपने को पढ़ना है, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर सेकंड यूनिट में देखे जाए तो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, एक तो देखो कहाँ से बनने वाले क्वेश्चन, यहाँ से एग्रो टेक्निक्स ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप से बनने वाले हैं क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे एग्रो मेट्रोलॉजी से क्वेश्चन बनेंगे। और एग्रो मेट्रोलॉजी में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एटमॉस्फेयर से देखने को मिलते हैं। किस चैप्टर से, एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर से आपको देखने को मिलते हैं। वो पूछ लेता है एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती है अलग अलग, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। देन उसके बाद एग्रो क्लाइमेटिक एंड एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, इनका नंबर ही पूछ लेता है, भाई कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है, कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है एमपी के अंदर, वो पूछ लेगा। अपने को 15 होते हैं, अपने को पता ही है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, अच्छा जोन की जगह अगर रीजन दे तो गलत बात है क्या, नहीं सही बात है, जोन बोलो या रीजन बोलो बात एक ही है, ठीक है ना। तो दोनों अपन पढ़ने वाले, एग्रो क्लाइमेटिक जोन भी पढ़ेंगे अपन, साथ में एग्रो इकोलॉजिकल रीजन या फिर जोन भी देखेंगे अपन क्लास के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। जो तीसरी यूनिट है अपनी, वो है अपनी सॉइल साइंस की। किसकी है, सॉइल साइंस की। अब देखो इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली बात तो सॉइल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, सॉइल साइंस में सबसे पहले तो सॉइल पढ़ेंगे। सॉइल एंड इट्स कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है किससे बनी है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो अपन देखने को मिलेगा अपने को। देन इट्स रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन, भाई सॉइल का क्या रोल है क्रॉप प्रोडक्शन में। अब ये तो बेवकूफ़ वाली बात हो गई, मतलब ये वैसी बात है, ठीक है, बिना दाल के चावल खाना, भाई दाल चावल जिसे अपन खाते हैं साथ में, तो ये वही बात हो गई ना। जैसे क्या पूछा, रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन सॉइल का, तो कैसे कह सकते हैं, बिना दाल के चावल खाना, ऐसी बात है। बिना सॉइल के आप प्रोडक्शन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अब बोले सर करते तो हैं, जो टेक्नोलॉजी है उनका यूज़ अपन कर रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स हो गई, एरोपोनिक्स हो गई। लेकिन मुझे बात बताओ, यहाँ पर प्रोडक्शन जो बात हो रही है ना, ये कमर्शियल प्रोडक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, कमर्शियल प्रोडक्शन की, मतलब एक लार्ज लेवल पर आपको प्रोडक्शन करना है क्रॉप्स का। तो ऐसा अपन हाइड्रोपोनिक्स देन एरोपोनिक्स से क्या कर सकते हैं, अपन नहीं कर सकते। ये कभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो अपने पास, सॉइल हो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सॉइल क्या होती है, प्लांट के लिए नेचुरल हैबिटेट का काम करती है, ठीक है। चलो देन उसके बाद क्या पढ़ना है, सॉइल से रिलेटेड फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है सॉइल की, ठीक। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है सॉइल की, सबको पता होता है, बीडी पीडी ये सब पढ़ेंगे अपन साथ में। इसका सॉइल का पीएच पढ़ने वाले हैं अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सॉइल का पीएच, इसी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में। देन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में अपन डायरेक्ट क्या पढ़ लेंगे, सॉइल बायोटा पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, सॉइल बायोटा, ठीक। अच्छा ये बताओ सॉइल बायोटा क्या होता है, एक नई टर्म मैंने यूज़ करी, सॉइल बायोटा। तो देखो सॉइल के अंदर डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ मैक्रो होते हैं और कुछ माइक्रो होते हैं, ठीक है ना, कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे सूक्ष्मजीव होते हैं। तो उन सब को कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं, सॉइल बायोटा, ठीक है। देखो ये क्लासिफिकेशन देख लो एक तरीके से, कि क्वेश्चन पूछ लेता है, सीधा पूछ लेता है सॉइल बायोटा क्या होता है, क्योंकि अपन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना तो वहाँ आएगा। देखो ये है सॉइल बायोटा अपने पास, इसको दो पार्ट में ऐसा डिवाइड करते हैं, मेजर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं अपन सॉइल बायोटा का। देखो कैसे, सबसे पहले तो होते हैं यहाँ पर फोना, और वो कैसे है, मैक्रोफोना है, मैक्रो, ठीक है। एक होते हैं फ्लोरा, मैक्रो का भी रहने दो, फ्लोना और फोना और फ्लोरा याद रखो। देखो तो फोना में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनको फोना बोलते हैं। जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, जो प्लांट जैसे बिहेव करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को अपन फोना बोलते हैं। वो जो फ्लोरा मतलब जो फ्लावर जैसे काम करते हैं, किसके जैसे, फ्लावर जैसे काम करते हैं, जिनमें अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने फ्लोरा होते हैं। तो फोना और फ्लोरा होता है जनरली। देखो फोना के अंदर देखो फ्लावर यहाँ भी आ गया, ये भी प्लांट ही आपके, क्या हुए साहब, ये भी प्लांट्स हुए, लेकिन एक मेजर डिफरेंस होता है, वो देख लो क्या होता है। जैसे एक फोना होता है और एक फ्लोरा, ये दो होते हैं। अब इन दोनों को भी अलग अलग कैटेगरी है, एक को मैक्रो में डाला है, दूसरे को माइक्रो में डाला है। इधर भी दो है, इधर भी मैक्रो और माइक्रो, अलग अलग है, मैक्रो एंड माइक्रो, मैक्रो एंड माइक्रो। तो फोना और फ्लोरा होते हैं, ठीक है, मैक्रो होते हैं और माइक्रो भी होते हैं, मैक्रो और माइक्रो दोनों होते हैं। जैसे मैं इधर फ्लोरा की बात करूँ, इधर कौन कौन से आ जाएंगे अपने, और फोना की बात करो तो कौन कौन से आ जाएंगे। जैसे फ्लोरा की बात करें अपन तो इधर क्या आ जाएगा, बीजीए, ठीक, एजोला, ये आ जाते हैं। और इधर जब मैं फोना की बात करूँ तो इधर सारे बैक्टीरिया, फंगस और सब इधर आ जाएंगे, किधर, मैक्रो में, ठीक है। आई बात समझ में, इधर आ जाएंगे, फोना में आ जाएंगे, सॉरी किस में आ जाएंगे, फोना में आ जाएंगे। और फोना की किस कैटेगरी में, माइक्रो कैटेगरी में आएंगे। इस चीज़ को भी आप याद रखना। तो ये होते हैं सॉइल बायोटा अपने। तो सिंपल सी बात है, इसमें उलझो मत,
कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कलेक्टिवली, चाहे वो मैक्रो हो चाहे माइक्रो हो, सबको कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं, सॉइल बायोटा बोलते हैं। तो वही बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अपन देखने वाले हैं सॉइल के साथ। उसके बाद अपन पढ़ने वाले एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। कितने होते हैं? 17 होते हैं एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। कितने होते हैं? 17 होते हैं। इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं कौन कौन से होते हैं। अब इनका भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें अपन देख लेंगे। ठीक, मैक्रो माइक्रो, फिर मैक्रो में भी अलग अलग होते हैं, बेसिक आता है, प्राइमरी आता है, सेकेंडरी आता है। चलो उनके फंक्शंस, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं एसेंशियल जो प्लांट्स के लिए हैं, उनके क्या देखने वाले हैं, फंक्शंस देखने वाले हैं, क्या काम करते हैं, रोल। फंक्शंस दे या फिर उनका रोल पढ़ लो आप, एक ही होता है, या फिर उनके फंक्शन देख लो। ठीक है ना, फंक्शन की बात बोले या रोल की बात बोले एक ही बात है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंस बोले तो एक ही है। ठीक है ना, ये तीनों चीजें एक ही है, फंक्शन रोल इंपॉर्टेंस, तीनों चीज अलग अलग नहीं, एक ही है। इन डायनामिक्स, ठीक, साथ ही साथ पढ़ने वाले अपन INM, क्या पढ़ने वाले हैं, और इस यूनिट में अपन INM को पढ़ने वाले हैं। नई अप्रोच है, नया कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब क्या होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट? ठीक है, इस चीज को याद रखना। इंटीग्रेटेड शब्द का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। जहां पर भी इंटीग्रेटेड वर्ड आ जाए ना, उसका एक ही मीनिंग होता है, इंटीग्रेशन करना। किसका इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? सबको ज्वाइन कर देना, आपस में मिला देना। किनको मिला देंगे? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की जितनी भी टेक्निक्स होती हैं उन सबका आपस में क्या कर देना, उनका इंटीग्रेशन करना। ये होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। सिंपल से एक लाइन में इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है कि जितना भी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती है, जो भी अपन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, बायो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं अपन, फर्टिलाइजर भी यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्यूर्स भी यूज़ करते हैं, सब तो सबको एक साथ अप्लाई करना फील्ड पर प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। मतलब क्या करें? इंटीग्रेशन कर रहे हैं। मतलब क्या? केमिकल्स भी अपन यूज़ कर रहे हैं, आई बात समझ में? ऑर्गेनिक भी यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक, साथ ही साथ बायो फर्टिलाइजर भी यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं? बायो फर्टिलाइजर भी यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग यूज नहीं कर रहे। तो इन तीनों को एक साथ यूज कर रहे हैं अपन फील्ड के ऊपर। यही होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। क्लियर हुआ? चलो, तो ये अपन पढ़ने वाले हैं, नया कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती है वो अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। 3 टाइप की होती है साहब प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, कुछ अदर कैटेगरीज भी होती है। 3 मेजर टाइप्स क्या होते हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स के? पढ़ा होगा आपने सबने, एसिडिक सॉइल, सैलाइन सॉइल, एल्कली सॉइल। बस उनको अपन पढ़ने वाले हैं, उनका रिक्लेमेशन पढ़ने वाले हैं, कैसे अपन उनको इंप्रूव करेंगे। ठीक है, उनको कैसे अपन सुधारेंगे, वो चीज़ भी अपन पढ़ने वाले हैं। क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस यूनिट में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल से। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। याद रखना इस चीज़ को। चलो आगे बढ़ते हैं सिलेबस में अपन। अगली यूनिट है अपनी 4 नंबर की। देखो अगली अपनी 4 नंबर की यूनिट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन और वाटर शेड मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा, यदि आपने RHO की एग्जाम दी होगी तो वहाँ पर इस यूनिट से भी क्वेश्चन आया था, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये पूछ लिया था सिंपल, उन्होंने कवर क्रॉप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था। 4 ऑप्शन दे दिए थे और पूछ लिया था कि इन सब में से सूटेबल कौन सी है, कवर क्रॉप के लिए बेस्ट क्रॉप कौन सी रहेगी। ठीक है, और शायद उसका जहाँ तक आंसर था वो था मूंग। क्या था? मूंग था उसका, ग्रीन ग्राम आंसर। ठीक, कई लोगों ने तो ग्रीन ग्राम को चना समझ के भी आंसर लगा दिया था। ठीक है, चलो प्लांट फिजियोलॉजी 5वीं जो यूनिट रहेगी अपनी सिलेबस में वो है अपनी प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, पादप कार्यकी, हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? पादप कार्यकी। ठीक है, पादप मतलब पौधा या प्लांट, कार्यकी मतलब उसके अंदर जो जो फंक्शंस होते हैं उनके सारे में पढ़ना अपने को, उनके अंदर जो जो प्रोसेसेस होती हैं उनके सारी चीजें पढ़ना अपने को। क्लियर हुआ? जैसे क्या क्या पढ़ना? एब्जॉर्प्शन, आपने पढ़ा एब्जॉर्प्शन मतलब कहाँ होता है? देखो अभी देखते हैं अपन। जैसे ये क्या अपने पास एक प्लांट है, क्या साहब अपने पास ये प्लांट है, ये लो, ये इसकी रूट से होती है। और ये क्या है? सॉइल सरफेस है। ये क्या है? सॉइल की सरफेस है। अब देखो इस सॉइल के नीचे क्या है? सॉइल के अंदर क्या है? बहुत सारी चीजें, मिनरल्स भी है, वाटर भी है, सब कुछ है। क्या है? वाटर है, सब कुछ है। तो ये जो वाटर होता है ये एब्जॉर्व कौन करता है? ये रूट्स करती है। ये जो वाटर को एब्जॉर्व कौन कर रही है? ये रूट्स कर रही है। ठीक, जनरली रूट्स के ऊपर भी कौन करता है? ऑप्शन में अगर देखो क्वेश्चन अगर पूछ ले, आ जाता है कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? और 4 ऑप्शन दे, 4 ऑप्शन में दे दे क्या? ए ऑप्शन पे दे दे रूट, सेकंड ऑप्शन पे दे दे यहाँ पर रूट हेयर्स,
थर्ड ऑप्शन पे दे दे बोथ और फोर्थ आंसर पे दे दे नन ऑफ दिस, तो फिर क्या लगाएंगे अपन, यहाँ पर लगाएंगे अपन रूट हेयर्स। क्या लगाएंगे, रूट हेयर्स। इस चीज को भी आप याद रखना, क्या लगाएंगे अपन साहब, रूट हेयर्स यहाँ पर ऑप्शन को चूज करेंगे। क्यों, क्योंकि जो रूट्स होती है ना, बेसिकली अगर एक रूट्स देखें आप, ठीक, ये क्या है रूट का स्ट्रक्चर, इस पर बारीक 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 ऐसे हेयर जैसे अपने बाल कैसे होते हैं ऐसा स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। ये देखो, इनको ही बोला जाता है आपका रूट हेयर्स, रूट हेयर्स। और ये कैसे होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं साहब, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, यूनिसेल्यूलर होते हैं आपके रूट हेयर्स। यही करते हैं किसका एब्जॉर्प्शन, ये करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्ब करते हैं सोइल से। कौन, ये रूट हेयर्स करते हैं। इस चीज को भी आप याद रखना। तो एब्जॉर्प्शन अपन पढ़ने वाले हैं, दो टाइप का ही तो होता है, एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। पूछ लेता है एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, अपन सब कुछ देखने वाले हैं। देन उसके बाद ट्रांसलोकेशन। बट ट्रांसलोकेशन देखो दोनों तरीके से, एक तो यहाँ से जो एब्जॉर्प्शन होगा उसके बाद ये पानी कहाँ से जाएगा, जड़ों ने तो एब्जॉर्ब कर लिया, जड़ से पूरे प्लांट में फैलेगा, जो पूरे प्लांट में इसका क्या होगा, ट्रांसफर होगा, पूरे प्लांट में इसका मूवमेंट होगा, उसी को अपन बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो एक तो ये ट्रांसलोकेट हो गया क्या क्या, न्यूट्रिएंट और वाटर जब नीचे से जाएंगे तब ऊपर की तरफ प्लांट के जितने भी बॉडी पार्ट्स रहेंगे उसमें। साथ ही साथ ये पत्तियां फोटोसिंथेसिस करती है। क्या करती है, फोटोसिंथेसिस। सबको पता है क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। और क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है साहब। क्या बनाती है, ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज इस यहाँ से पत्तियों से कहाँ तक जाएगा, लीफ तक। वो भी तो होगा ना, मतलब वो क्या है, वो फूड है। क्या है, वो फूड है, वो भी ट्रांसलोकेट होगा। ये प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती है। तो वो भी अपन देखने वाले हैं कैसे क्या होता है। अब वहां से क्वेश्चन कैसा आता है, जाइलम और फ्लोएम से होता है। किससे, जाइलम और फ्लोएम से होता है, ठीक है। एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, उस चीज को अपन पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद फोटोसिंथेसिस आ गया, पूरी फोटोसिंथेसिस अपन पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। अब सबको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ वही नहीं कि एक रिएक्शन, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है। सिर्फ यही नहीं है फोटोसिंथेसिस, ऐसा होने में इसको दो फेज से गुजरना पड़ता है। कितने, एक तो डार्क रिएक्शन होती है। क्या होती है, डार्क रिएक्शन। और एक होता है लाइट रिएक्शन। दो फेज में होता है फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। इस चीज को अपने को याद रखना। लाइट रिएक्शन कब होती है, जब लाइट रहेगा तब होगी। उसमें क्या होता है, लाइट का यूज करते हैं, वो कौन करता है, प्लांट यूज करते हैं लाइट का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक। इस चीज को याद रखना। तो वो लाइट रिएक्शन होती है। और लाइट रिएक्शन में बनता क्या है, इस चीज को भी याद रखना। क्या बनता है लाइट रिएक्शन में, आपका एटीपी बनता है प्लस NADPH2 बनता है, NADPH2 ये बनता है। अब ये लाइट रिएक्शन में सिर्फ इतना बन रहा है, ग्लूकोज बना क्या, नहीं बना। सुनो, उसके बाद क्या होता है, जो ये ATP और NADPH2 होता है ना, डार्क रिएक्शन में इनको कन्वर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किसके यूज से, कार्बन डाइऑक्साइड के यूज से। जिसमें कौन कौन से 3 साइकिल आप पढ़ोगे, कौन कौन से साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल, केम साइकिल। कौन से साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल और केम साइकिल। क्लियर हुआ। तो ये भी अपन पढ़ने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस पूरा डिटेल में देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं। चलो उसके बाद और क्या पढ़ना है यहाँ पर, प्लांट फिजियोलॉजी में और क्या दिया आगे देखते हैं। रेस्पायरेशन, सब रेस्पायरेशन भी पढ़ना अपने को, वही एरोबिक एनारोबिक, ठीक। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना अपने को, कैसे क्या होता है, ठीक है, कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन कौन से होते हैं, PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, इनको PGR बोला जाता है। क्या बोला जाता है, PGR, मतलब हार्मोन्स के बारे में पढ़ना अपने को। किसके बारे में पढ़ना अपने को, हार्मोन्स के बारे में। अपना ABA हो गया अपना, ठीक है, ऑक्सिन हो गया है, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया है, ठीक, इनके इथाइलिन हो गया, इनके बारे में पढ़ना अपने को। उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनके रोल क्या होते हैं, वो इस चैप्टर में अपन देख लेंगे। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी होती है अपनी पादपकारी की। अगली है क्रॉप इम्प्रूवमेंट, फसल सुधार, मतलब जेनेटिक्स का पोर्शन है 6 नंबर की यूनिट में आपकी। क्या है, एलिमेंट्स ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एज अप्लाइड टू क्रॉप इम्प्रूवमेंट। देखो सिंपल सा दिया है, उन्होंने आपको ये नहीं बोला है बेसिकली कि पूरा जेनेटिक्स और पूरा प्लांट ब्रीडिंग पढ़ लो, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि क्रॉप इंप्रूवमेंट में जिन एलिमेंट्स का यूज होता है, किन के एलिमेंट का, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग, मतलब जिन कॉन्सेप्ट का, जिन मेथड्स का यूज करते हैं अपन क्रॉप को इंप्रूव करने के लिए, सिर्फ उन्हीं को अपने को पढ़ना है, उन्हीं अप्रोचेस को देखना है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अपन पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन देखें जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के, तो जैसे मेंडल्स लॉ होते हैं, जो क्या पढ़ते हैं अपन,
जो मेंडल्स के लॉ होते हैं ना वो अपने को पढ़ना है। 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ अपन पढ़ते हैं कि क्या क्या यूज होते हैं वो अपन देखते हैं साथ में, तो वो भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। देन उसके बाद ब्रीडिंग की मेथड देखेंगे, जिससे अपन क्रॉप को इंप्रूव करते हैं, क्रॉप में सुधार आते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है आपका, ठीक। देन उसके बाद में मास सिलेक्शन क्या होता है, प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है, पेडिग्री मेथड क्या होती है, बल्क मेथड क्या होती है, ये सब मेथड यूज़ करने वाले हैं अपन। म्यूटेशन होता क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं यहाँ पर। अगला है आपका 7 यूनिट, वो है हॉर्टिकल्चर। क्या है आपकी हॉर्टिकल्चर, मतलब हॉर्टिकल्चर के बारे में अपन पढ़ने वाले। देखो क्या है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ इंपॉर्टेंट फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइस एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब सारी क्रॉप जो भी होती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप सारी कौन कौन सी, एक तो फ्रूट क्रॉप्स आती है तो उनकी पूरी कल्टीवेशन अपने को पढ़नी है। साथ में कौन सी होती है, वेजिटेबल्स क्रॉप होती है, उनकी भी पूरी कल्टीवेशन अपने को पढ़नी है। साथ ही साथ उसके बाद में जितनी भी स्पाइसेस क्रॉप्स होती है और फ्लावर प्लांट्स होते हैं उन सबको पढ़ना है। यहाँ पर क्या नहीं दिया है, यहाँ पर दिया नहीं है अपने को मेडिसिनल प्लांट, उन्होंने नहीं दिया है। क्या दिया है, मेडिसिनल प्लांट नहीं दिया। लेकिन पढ़ना क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया उन्होंने एक वर्ड है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, जिससे भी अपने को अपने इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है सुधरती है, जिनसे अपने पैसा मिलता है वो भी पढ़नी है अपने को। तो याद रखना, यहाँ पर मेडिसिनल क्रॉप भी अपन देख लेंगे हल्की हल्की। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डायरेक्ट होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, जैसे सफेद मूसली, अश्वगंधा, एलोवेरा, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उनको अपन देख लेंगे क्या होती क्या नहीं। आगे क्या पढ़ना है, नर्सरी मैनेजमेंट एंड प्रोपगेशन मेथड्स ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। जितनी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है सारी, चाहे वो स्पाइस क्रॉप हो, चाहे वेजिटेबल क्रॉप हो, चाहे फ्रूट क्रॉप हो, चाहे फ्लावर क्रॉप हो, चाहे मेडिसिनल क्रॉप हो, कोई सी भी क्रॉप हो, उन सब में उनकी नर्सरी कैसे अपन मैनेजमेंट करेंगे, उनका नर्सरी कैसे प्रिपेयर करेंगे, देन उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग कैसे करेंगे, कितनी सीडेड रहनी चाहिए, वो सारी अपन देखने वाले हैं। देन प्रोपगेशन मेथड्स, जो प्रोपगेशन मेथड्स होती हैं यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इस यूनिट में अगर कहीं से क्वेश्चन आते हैं तो सबसे ज़्यादा यहीं से आते हैं प्रोपगेशन मेथड से क्वेश्चन, कि भाई किस क्रॉप में कौन से प्रोपगेशन मेथड अपन यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंगो में कौन सी प्रोपगेशन मेथड यूज़ करते हैं, तो 2 उसमें यूज़ होती है, विनियर ग्राफ्टिंग भी यूज़ होती है, इनआर्चिंग भी होती है। ठीक है, मैं जैसे गोवा की बात करें, गोवा में क्या यूज़ होता है, एयर लेयरिंग, जिसको गुडी मार्केटेज एयर लेयरिंग भी बोला जाता है। ठीक है, चाइनीज़ एयर लेयरिंग भी उसी को बोला जाता है, तो वो है, इस चीज़ को अपने को याद रखना है। चलो देन उसके बाद क्या है, प्रॉब्लम्स एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड देयर मैनेजमेंट। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, मतलब जो डिजीज, जितने भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, वो दोनों में अंतर है। मैं अगर बात करता हूँ डिजीज की, तो डिजीज अलग होता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर अलग होता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर अपन, प्रॉब्लम्स एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड देयर मैनेजमेंट। देखो कहीं पर भी अगर लिखा है डिजीज और साथ में क्या है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, पीडी, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, दोनों की डेफिनेशन भी अलग होती है। ठीक है, कैसे, जो डिजीज होती है एक स्पेसिफिक पैथोजन से फैलती है, इसके लिए कोई ना कोई पैथोजन होगा तभी डिजीज होगी। और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए किसी भी मीडियम, किसी भी पैथोजन की कोई अपने को नीड नहीं है। ठीक है, इसके लिए कोई मीडियम नहीं जरूरी होता है, कोई पैथोजन नहीं लगता है, ये डायरेक्ट हो सकता है आपके बॉडी में। कैसे हो सकता है, आपका यदि मेटाबॉलिज्म खराब है, मतलब यदि आपके शरीर में किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, तो आपको हो जाएगा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो याद रखना, जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं उनसे हो सकता है, या फिर आपके बॉडी में आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा उससे हो सकते हैं। जैसे कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाना बॉडी के अंदर, तो आपको हो सकता है आपका क्या, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। इस चीज़ को याद रखना, वो डिजीज नहीं है। डिजीज के लिए पर्टिकुलर पैथोजन चाहिए और एक मीडियम भी चाहिए, जो उस पैथोजन को क्या करेगा, मतलब वेक्टर जो फैलाएगा बीमारी को। तो वो सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, अनफ्रूटफुलनेस, पूरी तरीके से फल का नहीं बनना। अल्टरनेट बियरिंग, ये मैंगो में होता है अल्टरनेट बियरिंग, साहब पढ़ेंगे अपन। फ्रूट ड्रॉप्स, अचानक फल क्या होते हैं, पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होते और झड़ जाते हैं। जैसे नींबू के अंदर जो सिट्रस क्रॉप होती है उनमें सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है, फिर अपन 2,4-D का स्प्रे भी करते हैं उसके लिए, फ्रूट ड्रॉप से रोकने के लिए। तो ये पढ़ेंगे। साथ ही साथ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मतलब आगे बात वही जैम, जेली, मामलेट, प्रिजर्वेशन वाली बात आएगी आपकी। किसकी, प्रिजर्वेशन जो अपना है ना, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब ही वही होता है। क्या होता है, जैसे आपके पास कोई प्रोडक्ट है, वैल्यू एडिशन मतलब क्या होना, यहाँ पर लिखा है ना, वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वैल्यू को ऐड करना, उनकी वैल्यू बढ़ा देना। कैसे बढ़ाओगे, मान लो आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसको क्या कर दो आप, मॉडिफाई कर दो, इस प्रोडक्ट को क्या कर दो, मॉडिफाई कर दो, एक नई फॉर्म दे दो, और जो मॉडिफाई फॉर्म होगी ना उसको मार्केट में लॉन्च करो, वो ज़्यादा बिकेगी।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, एक तरफ मैंगो है और एक तरफ अचार है, पिकल है आम का, ठीक है, इन दोनों के यदि कंपटीशन देखें तो मार्केट में अचार ज़्यादा बिकता है, कंपेरिजन किसके, उसके प्रोडक्ट के, ओरिजिनल प्रोडक्ट से। तो उसको अपने क्या किया, मॉडिफाई किया, इसी को बोलते हैं अपन वैल्यू एडिशन। ठीक है, जो अपने पास ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसके फॉर्म में चेंज ला देना, जिससे क्या होता है, उसकी मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाती है और अपने को क्या मिलता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है। वो किससे मिल रहा है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं वैल्यू एडिशन। अब ये कैसे होगा, ये वैसे होगा, जैम बनाकर, जेली बनाकर, मार्मलेड बनाकर, क्लियर हुआ, चटनी बनाकर, केचप बनाकर, ठीक, कैंडी बनाकर, ये सारी चीज़ें अपन इधर पढ़ने वाले हैं। मतलब प्रिजर्वेशन वाला टॉपिक यहाँ पर अपन कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से अपना हॉर्टिकल्चर पूरा देख लो, कंबाइंड हॉर्टिकल्चर है, क्या है, लगभग पूरा हॉर्टिकल्चर यहाँ पर आ गया है। तो 7वीं यूनिट में अपन यहाँ पर हॉर्टिकल्चर देखने वाले हैं। आगे देख लो 8वीं यूनिट में क्या दिया साहब, तो 8वीं यूनिट में दिया है इन्होंने प्लांट प्रोटेक्शन। अब प्लांट का प्रोटेक्शन किससे करते हैं, सिंपल सी बात, इंसेक्ट पेस्ट से करते हैं, डिजीज से करते हैं, करते हैं नहीं, किससे करते हैं, इंसेक्ट पेस्ट से और डिजीज से करते हैं। चलिए सर वीड से भी करते हैं, किससे करते हैं, वीड से भी करते हैं। ठीक है, चलो तो क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज अफेक्टिंग इंपॉर्टेंट क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। भाई जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती है उनको कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट डैमेज करते हैं उनके बारे में अपने को पढ़ना है, उन इंसेक्ट पेस्ट के बारे में, साथ ही साथ उनका मैनेजमेंट भी पढ़ना है, उनको कैसे मैनेज करेंगे, उनका कैसे कंट्रोल करेंगे, उस चीज़ को भी अपन देखेंगे। ठीक, चलो आगे पढ़ने वाले हैं अपन कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। भाई आई देखो, इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट क्या होता है, IPM या फिर IDM, ये दोनों। जैसे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था ना कॉन्सेप्ट, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है। जैसे कि इंसेक्ट पेस्ट का कंट्रोल करने के लिए जितनी भी मेथड्स होती हैं उन सबका इंटीग्रेशन करना, उन सबको एक साथ अप्लाई करना, वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। डिजीज के कंट्रोल करने के लिए, किसी भी पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए जितने भी मेथड्स यूज करते हैं साथ एक साथ, उसको अपन बोलेंगे इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। क्लियर हुआ, तो ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होता है। तो इसको अपन पढ़ने वाले, इनके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। क्यों, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इस चीज को भी आप याद रखना। हाँ, अगली यूनिट है आपकी 9th नंबर की, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। कौन सी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र। अगर देखें यहाँ पर तो ये क्या है आपका, कृषि अर्थशास्त्र है। यहाँ पर आपको साहब वैसा नहीं पढ़ना है इकोनॉमिक्स, बिल्कुल अलग ही लेवल का, पूरी महान ज्ञाता बन जाओ आप। ठीक है, वैसा नहीं पढ़ना अपने को जो भी इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है सिर्फ उतना ही अपने को पढ़ना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, एक इंग्लिश वर्ड होता है, याद रखना इकोनॉमिक्स वर्ड जो है ना वो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ये जिस वर्ड से बना है वो लैटिन वर्ड है, ओइकोनॉमिकस, वो सब पढ़ेंगे अपन। तो मीनिंग अपन इसका देखने वाले हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, ठीक है ना, 3R प्रिंसिपल्स होते हैं इकोनॉमिक्स, मेजर प्रिंसिपल्स अपन पढ़ लेंगे यहाँ पर। एज अप्लाइड टू एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर में अपन अप्लाई करते हैं वो सिर्फ प्रिंसिपल अपन पढ़ने वाले हैं। फार्म प्लानिंग क्या होती है साहब, देखो आपके पास फार्म है, उस फार्म से आपको प्रॉफिट कमाना हो, उस फार्म को बेहतर तरीके से चलाना हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। क्लियर हुआ कि नहीं, तो वो सारे अपन पढ़ने वाले हैं। एंड रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर ऑप्टिमल प्रोडक्शन, सही तरीके से आप प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए रिसोर्सेज जो होते हैं अपने फार्म पर, उनको अपन फार्म रिसोर्सेज बोलते हैं। तो उनको कैसे सही तरीके से अपन यूटिलाइज करें कि अपने को ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिले, तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। मतलब सिंपल से अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पर, कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर देखो कॉस्ट भी अलग अलग प्रकार की, कॉस्ट ए, कॉस्ट बी, कॉस्ट सी, आपने पढ़ा होगा ना। कॉस्ट अगर टाइप अगर आपने पढ़े कॉस्ट के, कॉस्ट भी अलग अलग टाइप की होती है, कॉस्ट ए, कॉस्ट बी, कॉस्ट सी, फिर उसमें भी अलग अलग टाइप की, कॉस्ट A1, कॉस्ट A2, कॉस्ट बी में भी अलग अलग, कॉस्ट सी में भी अलग अलग। तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं कॉस्ट से, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट से। ठीक है, चलो तो वो अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। साथ ही साथ अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फार्मिंग सिस्टम्स एंड देयर इकोनॉमिक रोल। जो फार्मिंग सिस्टम्स होते हैं उनके इकोनॉमिक रोल क्या है वो पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस एंड रेगुलेटेड मार्केट्स इन MP इंक्लूडिंग इनिशिएटिव्स लाइक ई-चौपाल, प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूशन एंड इट्स रोल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। देखो अब किसान क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, जो उसके पास प्रोडक्ट होता है, अब उसकी मार्केटिंग वो कैसे करेगा, ठीक है ना, वही अपने को पढ़ना है अपने को यहाँ पर।
कि बेहतर उसको जो जो उसके लिए सजेशंस हो गए वो कैसे अपनी मार्केटिंग को और बूस्ट कर सकता है, वो सारी अपनी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले इंक्लूड किया इन्होंने। जैसे कि ई चौपाल कैसा होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, इंटरनेट बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है ई चौपाल, मतलब ऑनलाइन आपके जो प्रोडक्ट होते हैं ना उनकी मार्केटिंग आप कर सकते हो, उसी को ई चौपाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ई चौपाल। ठीक, इस चीज़ को याद रखना। तो ये था अपना एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो अपन पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ ये आपके है लास्ट यूनिट आपके सिलेबस की, और उसमें अपन क्या देखने वाले हैं, देखो वो है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, कृषि प्रसार शिक्षा। क्या है, प्रसार शिक्षा। कौन सी, कृषि प्रसार शिक्षा, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। देखो फिलोसॉफी से मतलब होता है सब यहाँ पर डिफरेंट टाइप की डेफिनेशंस अपने को पढ़ने पर। एक्सटेंशन एजुकेशन होता क्या है, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन, के एक्सटेंशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक, एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, स्टेट लेवल पर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन से होती है, ब्लॉक लेवल पर कौन से होती है, और वो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट अगर मैं आपको बताऊं केवीके, कृषि विज्ञान जो केंद्र होते हैं ना केवीके, ठीक है ना, ये एक्सटेंशन एजुकेशन का एक बढ़िया तरीके से प्लेटफॉर्म होता है। मतलब जिसमें क्या करते हैं, जो केवीके में जो काम करने वाले होते हैं अपने, ठीक है, वो क्या करते हैं, किसानों को, किसान यहाँ पर आते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, उनके सामने डेमोस्ट्रेशन दिया जाता है, उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया जाता है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन में जनरली करते क्या है, ठीक है। देखो सबसे बड़ी संस्था क्या है अपने पास, ICAR है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। कौन सी संस्था है साहब, ICAR है, ठीक है। इसके नीचे कौन काम करता है, IRI काम करता है। कौन काम करता है, IRI संस्था काम करती है, ठीक है। सबसे बड़ी ICAR। अब यहाँ से जो भी नई टेक्नोलॉजी रिलीज हुई है, जो भी नई टेक्नोलॉजी आई है, वो नई टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पर जाती है, देखो अलग अलग जहाँ पर जाती है, यूनिवर्सिटी में जाएगी वो चीज़। यूनिवर्सिटी भी उस टेक्नोलॉजी को फील्ड पर अप्लाई करती है, बाकायदा करती है। आपने देखा होगा कॉलेज में, कॉलेज भी करते हैं, जितने भी कॉलेजेस होते हैं वो भी उसको फील्ड पर अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ जो केवीके होते हैं ना, उनको भी अप्लाई करना पड़ता है। जो केवीके होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, उनको भी अप्लाई करना पड़ता है। और अब देखो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ता है, किसान तो नहीं पढ़ता है। कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ते, किसान तो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो केवीके हैं ये स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये पर्टिकुलर किन के लिए है, ये फार्मर्स के लिए ही है। किन के लिए है ये किसानों के लिए साहब। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी कहाँ से रिलीज हुई है, ICAR से या IRI से रिलीज हुई है, ठीक है। इस नई टेक्नोलॉजी को केवीके इन किसानों तक क्या करता है, एक्सटेंड करता है, फैलाता है। उसी को बोलते हैं अपन एक्सटेंशन एजुकेशन। क्लियर हुआ, जो भी नई टेक्नोलॉजी है वो किसानों तक क्या करना, अपने को फैलाना है, किसानों को उस नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, जिससे क्या हो, वो एक साइंटिफिक मेथड का यूज करे और क्या करे, बढ़िया तरीके से अपना क्या प्रोडक्शन ले उस नई टेक्नोलॉजी का यूज करके। और ये होता है, आपने देखा होगा ना, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। जैसे यहाँ पर बोला ना, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल की। तो ये जो केवीके होते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखने को मिल जाएगा। किस लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी देखने को मिलते हैं, ठीक। इस चीज़ को याद रखना। उसके स्ट्रक्चर देखें, कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है इन ऑर्गेनाइजेशन की, सब कुछ अपन पढ़ने वाला है। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। देन अब आपका है कम्युनिकेशन क्या होता है। अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि कम्युनिकेशन होता है 1 वे प्रोसेस है, 2 वे प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है। अब इसको देखो पढ़ने वाला है ना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं एक्सटेंशन एजुकेशन में जिसको आपको सिर्फ सोचना है। क्या करना है, सिर्फ आपको सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वहीं आपका आंसर क्रैक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बोला है कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन बनना क्या होता है, कम्युनिकेट करना किन दो लोगों के बीच में। तो सिंपल सी बात, अब एक 1 वे प्रोसेस तो हो नहीं सकती है, 2 वे प्रोसेस भी होगी। मतलब जैसे मैं कुछ बात बोलूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कुछ, या फिर इधर सिलेबस समझा रहा हूँ, तो जैसे आपका फीडबैक भी तो आएगा। क्या आएगा, फीडबैक भी आएगा। वो अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। मेरे लिए जो आपका रिस्पॉन्स रहेगा, जो फीडबैक रहेगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है या फिर नकारात्मक भी हो सकता है, ठीक। उसकी चिंता अपन नहीं करते हैं, जिसे जिसकी सोच, ठीक है। चलो, तो यही है कम्युनिकेशन। तो हमेशा देखो, एक व्यक्ति बोला करे, सामने वाला रिस्पॉन्स देगा, क्या अच्छा लगेगा, नहीं, ऐसे बात नहीं, रिस्पॉन्स देना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन के उसी को तो अपन कम्युनिकेट करना बोलते हैं, उसी को कम्युनिकेशन बोला जाता है। कि जब 2 लोग, ठीक है ना, उसमें क्या होते हैं, बिल्कुल इनरोल हो जाते हैं इस चीज में, तो उसी को बोलते हैं अपन कम्युनिकेशन। जैसे मान लो एक A पर्सन है, एक B पर्सन है। जैसे A पर्सन, मान लो A नाम का कोई पर्सन है, एक व्यक्ति है, वो अकेला बात करता रहेगा,
क्या कर रहा है, अकेला है, अपने आप अकेले खुद से बातें कर रहा है, तो लोग उसको क्या बोलेंगे, पागल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको पागल बोलेंगे। लेकिन यही जब एक दूसरे व्यक्ति से जिसका नाम बी है, बी नाम के व्यक्ति से बात करेगा, मतलब अब ए और बी आपस में बात करे, तो लोग इनको पागल बोलेंगे नहीं, वो क्या बोलेंगे, ये दोनों आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं या फिर कुछ टॉक कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कम्युनिकेशन हुआ है। क्या हुआ है ये साहब, कम्युनिकेशन हुआ इनके बीच में। क्या हुआ, ये कम्युनिकेशन हुआ है। क्लियर हुआ, इस चीज को समझना। और ए अगर कुछ बोलेगा इधर से तो बी उसको क्या बोलेगा, रिटर्न भी देगा। मतलब यहाँ पर न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है वो काम करता है कम्युनिकेशन में। क्या करता है, जो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया का एक प्रतिक्रिया आपने को देखने को मिलती है, ठीक है ना। जैसे मान लो इस ए ने इसको गाली दी, तो बी भी रिटर्न में भी तो उसको गाली देगा। अब वो जरूरी नहीं है कि ए ने अगर एक गाली दी तो बी भी एक ही गाली देगा, वो 2 भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है, ये बी के ऊपर है, ठीक है। ए ने अगर बी की तारीफ करी तो जरूरी नहीं कि बी ए की तारीफ करेगा, तारीफ कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो बी के ऊपर अपन छोड़ते हैं। तो ये क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ है। क्या हुआ, ये कम्युनिकेशन होता है जब दोनों तरफ से क्या होता है रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स और फीडबैक मिलता है, तो उसी को अपन बोलते हैं कम्युनिकेशन। इस चीज को अपन याद रखना, तो ये भी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो क्या क्या कम्युनिकेशन की मेथड्स होती है वो पढ़ने वाले अपन, ठीक। अब कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ मॉडल्स होते हैं, वहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देन उसके बाद रोल ऑफ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सटेंशन सर्विसेज, जो फार्मर्स के लिए बनाए गए ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका एक्सटेंशन सर्विसेज में क्या रोल है वो पढ़ने वाले अपन। देन उसके बाद रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, भाई ट्रेनिंग का रोल क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। जैसे कोई शिक्षक है, क्या है, जैसे मान लो कोई शिक्षक है, अपने पास क्या है, कोई शिक्षक है, देखो यहीं पर अपन देख लेते हैं। एक सामने वाला कहना चाहता है, ये शिक्षक को जो किसी कॉलेज में पढ़ाने जाएगा, किसी कॉलेज में कहीं पर भी पढ़ाएगा, वो शिक्षक किन्हीं बच्चों को पढ़ाएगा। अब शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसके पास जितने भी स्टूडेंट हो वो सबको समझा पाए। अब इस शिक्षक को पता ही नहीं हो, ये ट्रेन ही नहीं हो अपने काम में, इसको आता ही नहीं हो पढ़ाना, ये 10 लोगों को कैसे पढ़ाएगा, ठीक है। तो इसको इस लायक बनाना कि ये एक व्यक्ति इसके जैसे 10 और व्यक्तियों को क्या कर दे, काबिल बना दे, वही ट्रेनिंग है। वो क्या है, वो ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग का यही तो रोल है। क्या है ट्रेनिंग का मतलब, गधे को भी घोड़ा बना देना ट्रेनिंग है। क्या बनाना, गधे को भी घोड़ा बना देना क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। आई बात समझ में, तो उसका रोल क्या होता है, वही तो होता है। क्लियर हुई बात, मतलब नालायक को लायक बना देना, जो किसी काम का नहीं हो वो सब काम करने लग जाए, उसे इस लायक बना देना, वो होती है ट्रेनिंग। ट्रेन कर देना किसी भी काम में, ठीक है। आई बात समझ में, कोई अच्छा व्यक्ति होगा, अगर उसको ट्रेनिंग के काम पे लगाया जाए तो वो अच्छे काम की ट्रेनिंग सिखाएगा। कोई बुरा व्यक्ति होगा तो बुरे काम के लिए ट्रेनिंग सिखाएगा आपको, ठीक। चलो, इंपॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया। देखो जो भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, ठीक है ना, वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं यहाँ पर। जैसे आपको पूछे इटावा प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है, पायलट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है आपको, ठीक है। जितने भी ये सब उधर पढ़ लेंगे अपन जनरल एग्रीकल्चर में। ये जो टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया, ये सब उधर ही अपन पढ़ लेंगे। जैसे एक पूछा जाता है यहाँ पर ग्रो मोर फूड कैंपेन, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सब अपन उधर ही पढ़ लेंगे, जनरल एग्रीकल्चर में ही निपटा देंगे। तो ये 10 यूनिट होती है साहब आपके सिलेबस की। कौन से सिलेबस, ये दोनों के लिए कंबाइन है, RAEO के लिए भी और RHEO के लिए भी, दोनों के लिए कंबाइन है, अलग अलग से नहीं पढ़ना है आपको, दोनों का एक ही सिलेबस है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ACDO के सिलेबस में। किसके सिलेबस के बारे में बात कर लेंगे, ACDO के, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास में अपन ने आज के सेशन में बात करी REO के, ठीक है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। अगली क्लास में अपन बात कर लेंगे वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें और बच्चों तक फैलाएं, ठीक है। सबको समझ में आए डिटेल सिलेबस क्या होता है। देखो किसी भी एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, जैसे कि अपनी ये है REO और RHO, इस चीज़ को याद रखना। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है ना, उनको क्लियर करने के लिए देखो 30 to 50% काम आपका कब हो जाता है, जब आप उसका सिलेबस समझ जाते हो। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आप उसका सिलेबस समझ गए तो वहाँ पर आपका 50% काम हो गया है। उसके केवल सिलेबस को समझ लेना कि हाँ साहब अच्छा यहाँ पर ये पूछा जाने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आपकी स्ट्रेटेजी डेवलप करोगे। आप उसके अकॉर्डिंग एक प्लान बनाओगे, आप मुझे ऐसी स्टडी करनी है ताकि मैं इस एग्जाम में क्या कर लूँ, अपनी जगह बना लूँ, क्वालिफाई कर लूँ, ठीक। और ये एग्जाम वैसी है,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो सिलेबस का वीडियो बनाने का हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य यही था कि बच्चे जो है उनका 50% उनका लोड उनके ऊपर से कम कर देना, उनको सिलेबस समझ में आ जाएगा। अच्छा मोटा मोटा अपने को यहाँ से यहाँ ये पढ़ना है, बाकी पढ़ेंगे तो देखेंगे अपन ये और डिटेल में, ठीक है। जब क्लासेस चलेगी यहाँ पर अपनी इंस्टीट्यूट की तरफ से तब अपन पढ़ेंगे वहाँ पर डिटेल तरीके से कि कौन सी चीज़ क्या होती है, किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल तरीके से। लेकिन एक मोटा मोटा सिलेबस अभी अपन ने देख लिया है ताकि एक आइडिया लग जाए कि एग्जाम में हमको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।